जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम डिस्कस करेंगे 16 डे स्ट्रेटेजी इंग्लिश के लिए, ताकि आप किस तरह से स्कोर कर सकते हैं 80+ CDS 1 2021 में। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, टिप्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट 16 डेज में यानी कि 2 हफ्तों में किस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, या फिर आप किस तरह से अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। डे वाइज प्लान भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंग चल के 80+ जो है स्कोर कर सके इफेक्टिवली। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। अगर आपने अभी तक CDS के लिए GS की लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं जो आपको CDS 1 2021 के लिए करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 डे स्ट्रेटेजी वीडियो इंग्लिश के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। इसके अलावा जो है डिटेल्ड अप्रोच अगर आपको देखनी हो कि किस तरह से CDS की इंग्लिश या SSC CGL की इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना होता है, तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना। आपको जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे ना, तो ये वीडियो आपको ऊपर ही दिख जाएगी कि किस तरह से मैंने 88 स्कोर किया था CDS में और 185 स्कोर किया था SSC CGL के Tier 2 में। डिटेल्ड अप्रोच आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको CDS के लिए नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसके थ्रू आपको ये सारी चीजें अवेल हो जाएंगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव है, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है या उसके प्रीवियस ईयर पेपर या डेली करंट अफेयर्स या डिफेंस के रिलेटेड एग्जाम्स उनके करंट अफेयर्स, तो आपको सब कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव है तो आज ही ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और टेलीग्राम लिंक दोनों ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू करने से पहले ना मैं आपको आज पैरा जंबल के बारे में बताऊंगा कि पैरा जंबल कभी भी आपको गलत नहीं करना होता, तो उसकी क्या अप्रोच रहती है। तो पैरा जंबल में जो है ना, आप सभी लोग सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और इसमें तो क्वेश्चंस गलत करने का कोई भी तुक नहीं बनता। तो देखिए, पैरा जंबल में कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। पहला कि S1 और S6 जो आपको स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उसके बीच में 4 सेंटेंसेस को आपको फिट करना होता है। इतनी सी बात हो गई। अब जरूरी नहीं है कि आप इन चारों को ही ढूंढेंगे, ऑर्डर करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। नहीं, MCQ क्वेश्चंस हैं, नीचे 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप पेयर अप भी कर सकते हैं ना किसी भी चीज को, कोई भी 2 सेंटेंसेस को, तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहली चीज देखिए, अगर ये है हमारा एक पैरा जंबल, S1 और S6 बीच में है 4 स्टेटमेंट्स, तो हम कितने पेयर बना सकते हैं? S1 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और S6, यानी कि हमारे पास 5 तरह के पेयर एग्जिस्ट करते हैं। हम इन 5 पेयर में से कोई भी एक पेयर भी ढूंढ लेना तो हमारा पैरा जंबल कभी गलत नहीं होगा और आंसर भी जल्द से जल्द आ जाएगा। यानी कि हमें पता है कि S1 और S6 के बीच में 4 स्टेटमेंट्स हैं। कोई भी पेयर, कोई भी 2 स्टेटमेंट्स के पेयर हमारे पास बन गए तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए, मान लिया कि आपको जो है पेयर भी नहीं बनते। वैसे तो पेयर बनाना बहुत आसान है, मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए, लेकिन आपके पास पेयर भी नहीं बने तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4, देखिए हमारे पास 6 सेंटेंसेस है। अगर हम सिर्फ इतना भी पता लगा लेना कि फर्स्ट और फोर्थ है, जैसे ये है हमारा सपोज करिए आंसर, हम सिर्फ इतना भी पता लगा लेना कि 2 सेंटेंसेस में से पहले कौन आएगा। अगर वो एक साथ नहीं भी आ रहे, पेयर उनका नहीं भी बन रहा, लेकिन फिर भी हम टॉपिक की सेंस समझकर अगर इतना पता लगा लेना कि यार ये जो फोर्थ है ये तो फर्स्ट से पहले नहीं आ सकता। फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट का कंपैरिजन जहां पे हमारा हो गया, फर्स्ट या थर्ड का हो गया, सेकंड या थर्ड का हो गया, थर्ड या फोर्थ स्टेटमेंट का हो गया, जहां पर भी हम कंपैरिजन कर पाए ना, पेयर नहीं भी बना, सिर्फ कंपैरिजन कर पाए कि यार ये स्टेटमेंट इससे पहले नहीं आ सकती, तो उससे क्या होगा, साथ ही हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया था,
रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर। अब यहां पर मुझे कोई बड़ा हिंट चाहिए जिससे मुझे यह पता चल सके कि इसके पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आती होगी या इसके बाद में कोई स्टेटमेंट जरूर आती होगी, वो चीज मुझे ढूंढनी है। अब मैंने ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी, देखिए ये इट से शुरू है, इट से शुरू है, इट से शुरू है, और लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है एक्सरसाइजेस कैन इंक्रीज योर फिटनेस इन 3 वेज। अब हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसमें एक बहुत बड़ा हिंट मिल गया कि एक्सरसाइज जो है उससे फिटनेस 3 तरीकों से बढ़ सकती है, यानी कि इसके बाद जो है 3 वेज मेंशन भी किए होंगे। अब मुझे सिर्फ इतनी स्टेटमेंट ढूंढनी थी कि 3 वेज जो है इसके बाद कौन से आएंगे। पहली चीज तो मुझे ये क्लियर हो गई कि एस के बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है जरूर होगी। अब जैसे ही मुझे पता चला फिटनेस 3 तरीकों से बढ़ेगी, अब मैं कोई स्टेटमेंट ढूंढूंगा जिसमें 3 तरीके बताए गए होंगे फिटनेस को लेकर। अब देखिए ये पी वाली स्टेटमेंट, इसमें 3 तरीके बताए हुए हैं, स्ट्रेंथ, मेक योर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम स्पेन, यानी कि एस के बाद आएगा पी। यहां पर हमारा बन गया पहला पेयर। जैसे ही आपका पहला पेयर बन गया ना, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है चीजें। एस के बाद आ गया पी, साथ ही ऑप्शंस एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए एस के बाद पी जो है ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, लेकिन सी और डी ऑप्शन में एस के बाद पी नहीं है, तो ना ही आंसर सी होगा ना ही आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, बहुत बड़ा हिंट हमें मिल जाएगा। कैसे? 2 ही ऑप्शंस हमारे पास बची हैं। पहला जो ऑप्शन है क्यू से स्टार्ट हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो रही है आर से। अब हम क्यू और आर को आपस में एनालाइज करेंगे कि क्या क्यू और आर से ये पैराग्राफ शुरू हो सकता है। देखिए यहां पर क्यू को देखिए, इट कैन आल्सो इंप्रूव योर एंड्योरेंस, यानी कि यहां पर आल्सो का यूज किया गया है। यहां से हमें सीधा सीधा एक हिंट मिल रहा है कि इसके पहले किसी चीज की बात की गई होगी, किसी चीज की क्वालिटीज की बात की गई होगी, ताकि दोबारा लिखा है कि ये इंड्योरेंस भी बढ़ाता है। तो क्या इससे पहले कोई ऐसी चीज हुई है? तो इसका मतलब क्यू से हमारा जो स्टेटमेंट है, पैराग्राफ है, स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इससे हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, सी ऑप्शन हो जाता, डी हो जाता। हमें पता चल जाता इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो पेयर अप करने से चीजें जो है बहुत जल्दी जो है हमारे लिए इजी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हमें सिर्फ इतना ही पता लगाना था। अब आपको मैंने आगे भी बताया हुआ है कि पेयर अप करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान दे सकते हैं, जैसे कंजंक्शंस का, हिंट का, नाउन का, प्रोनाउन का। जैसे यहाँ पे ऑल्सो जो है यूज हो रहा है, यहां पर भी इट ऑल्सो लिखा है, तो यानी कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स है, इनके पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आएगी। ये लास्ट तो नहीं हो सकती या पहले नहीं आ सकती। लाइक इनके पहले कुछ आएगा, फिर इनके बाद जो है कुछ स्टार्ट होगा। तो आपको बस एक हिंट ढूंढना होता है इन 4 स्टेटमेंट्स में से, जिसको आप पेयर अप करके ऑप्शंस एलिमिनेट कर सके। अब यहां पर देखिए पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है, एक बड़ा पैराग्राफ लिखा है। तो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था ना, तो मैं ऐसा नहीं करता कि यार इन सारी चीजों को बहुत पूरा पढ़ूं, मैं सिर्फ हिंट ढूंढने की कोशिश करता हूं। अब मेरे सामने ये क्वेश्चन आता ना लास्ट टाइम का, तो मेरा सबसे पहला ध्यान कहां पर जाता? यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है दे डिसएग्री, यहां पर लिखा है दे ऑल्सो डिसएग्री, यानी कि यहां पर भी डिसएग्री की बात हो रही है, यहां पर भी डिसएग्री की बात हो रही है, और यहां पर साथ में ऑल्सो भी लिखा है। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा हमें इतना पता चल सकता है कि आर पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा। यहां से यह कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि आर के इमीडिएटली बाद क्यू आएगा, लेकिन ये इतना डेफिनेटली मैं कह सकता हूं हिंट को देखकर कि आर के बाद ही क्यू आएगा, क्योंकि यहां पर भी डिसएग्री की बात हो रही है, यहां पर भी डिसएग्री की बात हो रही है, यहां पर लेकिन ऑल्सो साथ में लगा है। तो इसका मतलब डिसएग्री के बाद आर के बाद जो है क्यू आएगा। अब मैं कभी भी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता, मुझे इतना पता चल गया आर के बाद क्यू है। अब जिस में भी आर के पहले क्यू है ना, मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा। जैसे कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स बची हैं? ए और डी बचा है। इतना तो मैंने सीधा सीधा बिना पढ़े कंक्लूड कर दिया। इसका आंसर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब देखिए जिस एस्पिरेंट का ये पेपर है उसने बी मार्क किया,
अगर वो इतनी सी भी चीज को पकड़ पाता, उसको इतना भी पता चल जाता यार डिसएग्री ऑल्सो डिसएग्री, यानी आर पहले क्यू बाद में, वो कभी भी पी बी मार्क नहीं करता, सी मार्क नहीं करता। तो पहली चीज तो हो गई ये क्लियर। अब यहां से तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती है यार, कि आपने दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर ही दी, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई। अब आपको ऑप्शंस के थ्रू देखिए आर और एस कॉमन है, हमें सिर्फ इतना पता लगाना है क्यू पहले आएगा या पी पहले आएगा। अब दोबारा से पेयर अप कर सकते हैं आप, या फिर कोई हिंट ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पढ़ता तो ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद मैं हमेशा पहली दो स्टेटमेंट्स के ऊपर जरूर ध्यान देता हूं जो फिक्स हैं, क्योंकि इनमें से ना कोई हिंट मिल सकता है। अब जैसे यहां पर गुड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी की बात हो रही है, यानी कि गुड सोसाइटी की, यहां पर भी गुड सोसाइटी की बात हो रही है। अगर मुझे इंग्लिश नहीं भी आती तो इतना तो मैं समझ ही सकता हूं कि यहां पर सिमिलर आइडियाज की बात हो रही है, यानी कि पी के बाद आएगा S6, यानी पी हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी, आंसर होगा ऑप्शन ए। बस क्या करना था, मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं पूरा नहीं पढ़ता, कभी भी एक एक स्टेटमेंट नहीं पढ़ता, पहले मैं हिंट ढूंढता हूं। हिंट मुझे मिलता डिसएग्री ऑल्सो डिसएग्री, दो ऑप्शंस गई, साथ ही मैं गया दूसरे तरीके से, तो उससे क्या होता है कि सीधा आप आंसर पे पहुंचते हैं। एमसीक्यू है यार, यहां पे आपकी रीडिंग स्किल्स नहीं है कि आपने एक एक लाइन पढ़नी है, फिर उसको जोड़ना है, फिर आंसर पे पहुंचना है, और आप 5-5 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेरे कहने का मतलब है अप्रोच क्लियर रखिए, ताकि एक ही वे से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि एक्यूरेसी 100% हो। क्योंकि ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस हो गया, इसमें से एक भी क्वेश्चन किसी भी बंदे का गलत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने क्लोज टेस्ट हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए, उसमें क्लियरली बताया है अप्रोच किस तरह से करने हैं। और ये 30-40 जो क्वेश्चंस आते हैं ये इस तरह के हैं जिसमें से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। और इसमें आराम से एक्यूरेसी आ सकती है, आप एंटोनिम सिनोनिम गलत कर दे कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके किसी के गलत नहीं होने चाहिए और ना ही टाइम लगना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं भी ना आते, सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना है, इनकी अप्रोच देखनी है। जिस दिन आपको इनकी अप्रोच समझ आ गई ना, मैं कहता हूं कि आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप हमेशा सही करके आएंगे। तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये 3 मेजर चीजें हैं जिसमें से 100% एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम लगेगा, मैं कहता हूं 2 घंटे का टाइम लगेगा। मेरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट की वीडियोस वो देख लेना, ये तीनों। आपको अप्रोच अगर समझ आ गई ना तो उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने में भी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम लगेगा, रोज के थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। और आप देखेंगे कि ये सारे जो सेक्शंस है ना, आप इसमें चुटकी बजाकर मार्क्स लेंगे और हमेशा 100% एक्यूरेसी आएगी, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको डे वाइज प्लान बताने से पहले मैं एक और चीज आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। यार आपको चाहिए 70+ मार्क्स तो चाहिए। इन एनी केस आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती, गलतियां हर एक से होती हैं। लेकिन कुछ सेक्शंस हैं, जैसे ये बता रहा हूं मैं, ये जो 3 सेक्शंस है ना, इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो कैब वाला सेक्शन ऐसा होता है जिसमें अगर आपके मार्क्स कटते हैं ना तो कोई इशू नहीं है। अब अगर आप सपोज करिए यार, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 88 मार्क्स आए थे। अब जब मेरे 88 मार्क्स आए थे तो लगभग मैंने 2 क्वेश्चन वहां पर स्किप किए थे। वो 2 क्वेश्चन स्किप किए थे ऐसे एंटोनिम सिनोनिम्स के थे, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। वो क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे तो मैंने स्किप कर दिए। अब अगर मैंने 118 क्वेश्चन के अराउंड अटेम्प्ट किए हैं तो तब भी मेरे 7 से 8 क्वेश्चन गलत हुए, वहां पर 110 क्वेश्चन ठीक हुए, 7 या 8 गलत हो गए। अब यही होता है कि 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती। अब यहां से मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर 70 से ऊपर स्कोर करना चाहते हैं ना, तो आपका टारगेट होना चाहिए 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन। यानी कि आप मानकर चलिए कि हर 20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे ना
तो उसमें से 2 क्वेश्चन तक आपके गलत होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। 20 क्वेश्चंस के पीछे 2 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है ही है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके 90 क्वेश्चंस ठीक हो ना, तो आपको लगभग 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही होंगे, और फिर एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी होगी ना तो 90 आपके ठीक होंगे। तो आपको पहली चीज इतनी क्लियर हो गई, कभी भी ये नहीं सोचना यार मैंने 90 अटेम्प्ट किए हैं तो 90 ही ठीक होंगे। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, 1-2 क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश रहती ही रहती है। तो पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि आपका टारगेट जो है 100+ क्वेश्चंस का रहना चाहिए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कोशिश होनी चाहिए आपकी कि आप कोई वोकैब का क्वेश्चन स्किप कर दें, या कोई फिल इन द ब्लैंक्स 1 या 2 मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं जो स्किप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई 20 क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं, 15 करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही होने चाहिए वोकैब के। या कोई ईडियम आपको बिल्कुल नहीं आता, कोई एंटोनिम सिनोनिम नहीं आता, तो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते। इसके अलावा जितने भी पोर्शन है ना, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस हो गया, पैरा जंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, स्ट्रिक्टली अटेम्प्ट करने हैं, और ध्यान से करके आना, क्योंकि यही पोर्शंस हैं जहां से मार्क्स आते हैं और 100% एक्यूरेसी आपकी आ सकती है। अब बात करेंगे डे वाइज प्लान की। अब देखिए 22 जन यानी कि कल से ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल। सबसे पहले अगर आपको इनकी अप्रोच में क्लैरिटी नहीं है तो अप्रोच देखनी है, जिसके ऊपर सिर्फ आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको अप्रोच क्लियर हो गई, उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है। लाइक क्लोज टेस्ट उठाइए, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस उठाइए, चाहे प्रीवियस ईयर उठा लीजिए। नए क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन एक नया मॉक टेस्ट जरूर देना है, और इनके लिए आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर का सेक्शन उठाना, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल। अब इनकी प्रैक्टिस कितने देर करनी है ये डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आपने एक बार अप्रोच समझ ली, उसके बाद 10 क्वेश्चन उठाने हैं या 20 क्वेश्चन उठाने हैं, और प्रैक्टिस आपकी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक 90% एक्यूरेसी ना आ जाए। जैसे ही आपकी लगातार 2-3 बार 90% एक्यूरेसी आ गई ना, तो समझिए आपकी बात बन गई, आपको इनमें कोई भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज ये 3 चीजें फॉलो करनी है। साथ में इंग्लिश का मॉक टेस्ट जो है आपको अब से डेली देना है। इससे क्या होगा, मिक्स क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। अब साथ साथ आपने क्या करने हैं, ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं, जिसमें नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन ये सब आएगा। नाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रनाउन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स हो गए। ये कुछ चीजें हैं जो ग्रामर में आपको इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये सारी चीजें यूज होती है। तो ये सारी चीजें करनी है, और टेंसेस की समझ आपको जरूर होनी चाहिए, बेसिक ग्रामर की समझ आपको जरूर होनी चाहिए। वो कैब और इडियम जो है 20 मिनट करने हैं, और ये भी नहीं कि यार पढ़ते पढ़ते कि आपको स्पेशली पढ़ना है। लाइक अगर आप कहीं टहल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसके साथ साथ बस रिवाइज करना है यार, कोई वोकैब पढ़ ली है, या नए वर्ड सीखने हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, या सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो ये सारी चीजें वोकैब इडियम्स उस वक्त करने हैं। लाइक इसको प्रेशर लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है अब लास्ट वाले 2 हफ्तों में। तो आपको इतना पता चल गया, 4 सेक्शंस की आपको अप्रोच बता दी, और मॉक टेस्ट इंग्लिश का रोज जरूर एक सॉल्व करना है। अब अल्टरनेट डेज चलेंगे इस वजह से, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और उतनी देर तक आपकी ग्रामर पोर्शन तैयार हो जाए, ताकि फिर हम स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर जो है मूव कर सके। तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल की प्रैक्टिस करनी है 24 जैन को। गोल हमारा कितना है, गोल है किसी भी सेक्शन में 90% एक्यूरेसी अचीव करना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। जैसे ही 90% एक्यूरेसी आ गई ना उस सेक्शन में, आप वो सेक्शन चाहे ना सॉल्व करिए, उतना टाइम जीएस को दे देना, मैथ को दे देना, लेकिन पहला टारगेट है हमारा 90% एक्यूरेसी इन सभी सेक्शंस में। तो इसको 24 जैन को इस शेड्यूल को फॉलो करते रहना, आपको तब तक फॉलो करना है जब तक 90% एक्यूरेसी आपकी नहीं आती। साथ में मॉक टेस्ट इंग्लिश का जरूर सॉल्व करना है। अब
25 जैन को ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं, वोकैब इडियम्स चलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स करने हैं। एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के, सीपीओ में स्पेलिंग्स आते रहे हैं, गूगल पे सर्च करने हैं इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आपको लिस्ट मिल जाएगी, उन्हें गो थ्रू कर लेना, या हमारे नोट्स भी रेफर कर सकते हैं जो आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। साथ साथ आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहना है। अब आगे देख लेते हैं। इसी तरह से चलना है अल्टरनेट डेज में। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम अल्टरनेट डेज वाइज ले रहे हैं ताकि आपकी 90% एक्यूरेसी आ जाए। अगर आपकी 90% एक्यूरेसी पहले दिन दूसरे दिन ही आ जाती है तो तीसरे या चौथे दिन तक आपको फॉलो करने की जरूरत रही है। आप सिर्फ और सिर्फ उस दिन मॉक टेस्ट दे सकते हैं इंग्लिश का। तो ये तो हो गई हमारी 26 जैन की बात। अब आगे इसके अलावा इंग्लिश की मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगी। आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंग्लिश के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट इंग्लिश के मिलेंगे, उसके अलावा जीएस के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे। जीएस के मॉक टेस्ट में जो है इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स कवर्ड है, मंथली करंट अफेयर्स कवर्ड है, इंडिविजुअल पैकेजेस अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट सॉल्व करने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उससे आपको नए क्वेश्चंस का पता चलता है, आपको पता चलता है कि आपकी एप्लीकेशन कितनी ज्यादा सही है एग्जाम में। अब इसके अलावा इंग्लिश की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना क्योंकि उसमें हाउ टू अप्रोच क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इनके ऊपर वीडियोस बनाई गई हैं और ये सारी वीडियोस आपको एप्लीकेशन के थ्रू भी मिल जाएंगी। वहां पर फ्री वीडियोस में अवेलेबल है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से हमारा जो है 27 को शेड्यूल चलता रहेगा अल्टरनेट डेज का, जिस तरह से हमने प्रिपेयर किया है ताकि सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएं और साइकोलॉजिकली जो है हम एक्यूरेसी भी 90% तक पहुंचा सकें। तो ग्रामर रूल्स रिवाइज करेंगे, वोकैब इडियम्स करेंगे चलते चलते, स्पेलिंग्स, मॉक टेस्ट उसी तरह से फॉलो करेंगे। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इसमें जरूरी पोर्शन रहेगा क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप किस तरह से अपनी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हो सकता है आपने बहुत बार सॉल्व कर लिए हों, लेकिन नए क्वेश्चन सॉल्व करने जो है बहुत जरूरी रहते हैं। अब 28 जैन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, अगर यहां तक आपकी एक्यूरेसी पहले दिन दूसरे दिन आ चुकी है तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये टाइम जीएस को दे देना, मैथ को दे देना, जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो करना ही करना है। ये 3 या 4 दिन इसलिए रखा है कि 3 या 4 दिन में तो 3 या 4 बार करके तो 90% एक्यूरेसी तो हर किसी बंदे की आ जाएगी। किसी की अगर पहले आ जाती है तो इस चीज को आपने टाइम जो है बाकी चीजों को देना है, कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं करना कि जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो करना ही करना है। अब 29 जैन को स्पॉटिंग एरर शुरू करेंगे क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया है ग्रामर के रूल्स पढ़ने का, रिवाइज करने का, स्पॉटिंग एरर सॉल्व करने हैं। दिन के 20 से लेकर 50 क्वेश्चन के बीच, 20 से 50 डिपेंडिंग अपॉन आपके पास टाइम कितना है। जहां पर भी इसके बाद मैंने स्पॉटिंग एरर मेंशन किया है तो 20 से 50 क्वेश्चन आपको स्पॉटिंग एरर के सॉल्व करने हैं और बाद में ये भी देखना है, एनालाइज करना है कि क्या जो आपने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर इसमें है या नहीं। तो पहली चीज। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आपने सॉल्व करनी है क्योंकि इसमें भी ग्रामर पोर्शन का रोल रहता है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ध्यान से सॉल्व करने हैं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, क्या कहते हैं उसमें फ्रेजल वर्ब्स हो गए और टेंसेस हो गए। इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फ्रेजल वर्ब, टेंसेस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जरूर सॉल्व करने हैं। स्पॉटिंग एरर की तरफ आप बहुत ध्यान देते हैं, कई बार आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व नहीं करते। फिल इन द ब्लैंक्स में गलतियां होने की गुंजाइश रहती है तो इस चीज को जरूर देख लेना आपने और साथ में मॉक टेस्ट सॉल्व जरूर करना है। यहां तक आते आते जो है आपने कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना अब, और कॉम्प्रीहेंशन जरूर सॉल्व करना है क्योंकि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स की ऐसे हो सकता है कि रीडिंग स्किल ज्यादा सही नहीं हो और कॉम्प्रीहेंशन में जरूर याद रखना है कभी भी क्वेश्चंस पहले नहीं पढ़ने। सही वे, सही तरीका यही होता है, पहले पैराग्राफ पढ़ना फिर क्वेश्चन करने। इससे आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते।
नहीं तो आप क्वेश्चन देखकर पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो हमेशा गलतियों की गुंजाइश रहती है। और वॉइस और नरेशन करने हैं, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है डेली का। 31 जन स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब इडियम साथ साथ चलते रहेंगे। 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक वोकैब इडियम्स रोज करने हैं। और ये टाइम वो होना चाहिए जब आप रिलैक्स करना चाहते हैं, लाइक आप गाने सुन रहे हैं या कोई और चीजें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे साथ साथ जो है इन चीजों को देखते रहना है। और मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना है। 1 फेब को कॉम्प्रिहेंशन वॉइस नरेशन मॉक टेस्ट, 2 फेब को क्लोज टेस्ट स्पॉटिंग एरर पैरा जंबल इडियम्स वोकैब रिवाइज। जहां पर मैंने ग्रामर रूल्स की बात की है, स्पॉटिंग एरर्स की बात की है, उसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आता है। ग्रामर के रूल्स का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इजी मार्क्स है, वो आप में से किसी भी बंदे के नहीं जाने चाहिए। अगर किसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके ऊपर मैं वीडियो जो है लॉन्च कर दूंगा। अब 2 फेब को करना है क्लोज टेस्ट स्पॉटिंग एरर पैरा जंबल इडियम्स और साथ में मॉक टेस्ट। इसी तरह से 3 फेब का शेड्यूल रहेगा। और आपको मॉक टेस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। मॉक टेस्ट सॉल्व जरूर कर लेना सभी के सभी एग्जाम से पहले। और 4 फेब, 5 फेब, 6 फेब यानी कि एग्जाम से पहले 1 या 2 मॉक टेस्ट जैसे भी आपका बनता है, टाइम आपको मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का सिलेबस, आधा सिलेबस ऐसा है, अगर आपको अप्रोच क्लियर हो तो आपको कोई भी उसमें दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। अप्रोच क्लियर रखनी है पहली चीज। दूसरा, ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं, वॉइस नरेशन करने हैं। ग्रामर के रूल्स के नोट्स चाहिए हो, वॉइस के चाहिए हो, नरेशन के चाहिए हो, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको डे वाइज प्लान भी बना दिया है कि आपको इसको सिर्फ इसी तरह में फॉलो करना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। और मैंने ये भी बता दिया कि 50% इंग्लिश का पेपर ऐसा है वो कैप पोर्शन को छोड़ के जिसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रोच की जरूरत है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। बहुत इजी मार्क्स है इंग्लिश में जो आप ले सकते हैं। सिर्फ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, ये सारी चीजें होती है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ग्रास्पिंग पावर चाहिए होती है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। बाकी पेपर आप आराम से निकाल सकते हैं। बस जिस तरह से मैंने कहा उसी तरह से फॉलो करना, 90% एक्यूरेसी को ध्यान में रखना, 100 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं, उस चीज को ध्यान रखना। और जिस तरह से मैंने अप्रोच बताई है आपको क्लोज टेस्ट की, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस की, इसके अलावा पैरा जंबल की, उन चीजों का ध्यान में जरूर रखना। और डिटेल्ड अप्रोच वाली वीडियो अगर देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए, आज के लिए लेता हूं विराम, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।